हेलो स्टूडेंट। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है फ्रिक्शन। ठीक है, इसका एक और लेक्चर होगा जिसमें हम एप्लीकेशन की बात करेंगे। हमें भी अगर हुआ तो इसी लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए बेटा, फ्रिक्शन क्या होता है पहले आप ये जानिए। एक्चुअली बेटा ये कॉन्टैक्ट फोर्सेज होती हैं। ठीक है, पहली बात क्या है, ये कॉन्टैक्ट फोर्सेज होती हैं। अगर इनकी किसी दो बॉडी की सरफेस अगर कॉन्टैक्ट में है और फोर्स जनरेट होती हैं तो उनको बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो फ्रिक्शन भी एक तरीके की क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, जिसमें लेट्स सपोज करिए ए बॉडी है और ये कोई सरफेस है। तो इस ए बॉडी का ये जो सरफेस है ये और बी बॉडी का जो सरफेस है ये, इन दोनों के बीच में अगर कॉन्टैक्ट कनेक्शन है, ये दोनों कनेक्टेड है या कॉन्टैक्ट में है। ठीक है, अब ये कॉन्टैक्ट में, तो इसको मैं बोलता हूं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है बेटा, अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो अब जब फ्रिक्शन की बात करते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है बेटा कि अगर मैं इसको मूव कराता हूं, ठीक, इसको मूव कराऊंगा तो मुझे पहले कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी। क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स लगानी पड़ेगी। और जब इस पर मैं फोर्स लगाऊंगा, लेट्स सपोज करिए 1 न्यूटन का फोर्स लगाया बट ये मूव नहीं किया, तो कोई तो कारण होगा ना जिसकी वजह से ये मूव नहीं किया। इस पे 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो भी नहीं मूव किया। जैसे मैंने इस पे 100 न्यूटन का लगाया तो ये मूव करने लग गया। तो ऐसा क्यों हुआ? पहला क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा क्यों हुआ? पहले भी फोर्स लगा रहे थे, अब भी फोर्स लगा रहे हैं, मगर 100 न्यूटन पे इसने मूव किया। बट अगर मैं 99 लगाऊं न्यूटन तो भी ये मूव नहीं कर रहा। तो ऐसा कौन सा फोर्स है जो इसको बैलेंस कर रहा है? तो देखा गया कि भाई सराउंडिंग्स के एटमॉस्फेयर को हम नेग्लेक्ट करके चलेंगे। अपने पूरे सिलेबस में सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर को क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करके चलेंगे। मींस एयर ड्रैग हमारी हमेशा क्या रहेगी? 0 रहेगी। ठीक, तो देखा गया कि बेटा सिंपली ये सरफेस के ऊपर रख लेने से, इस सरफेस के ऊपर रख लेने से इस मास में क्या हुआ है, इस बॉडी में क्या हुआ है, एक फोर्स जनरेट हुई है जो कि इस फोर्स को क्या कर रही है? अपोज करने की कोशिश कर रही है। मींस इस सरफेस के रिस्पेक्ट में ये बॉडी मूव करती, अगर मैं इसमें फोर्स लगाऊंगा तो इस सरफेस के रिस्पेक्ट में ये बॉडी क्या करेगी? मूव करेगी। मींस रिलेटिव मोशन हो रहा है सरफेसेस के। एक बॉडी के ऊपर दूसरी बॉडी रखी है तो इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उसको रेजिस्ट कर रहा है कौन? एक नेचुरल फोर्स रेजिस्ट कर रही है जो कि सरफेस के कनेक्शन की वजह से हुई है। किसकी वजह से हुई है? पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की वजह से हुई है। और उसी फोर्स को क्या बोलते हैं? फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसे आप सपोज करें कि अगर ये सरफेस ना होती, इसको सरफेस को बी मान लिया, अगर ये बी सरफेस ना होती, ठीक, ये कुछ हवा में ऐसे उड़ रहा था, अगर मैं इसको थोड़ा सा भी धक्का मारता तो ये क्या करता? आगे मूव कर जाता। ठीक है, वहां पे मुझे 1 न्यूटन का अगर मैं 0.01 न्यूटन भी देता ना तो उस फोर्स से भी वो मूव करता, अगर एयर को मैं नेग्लेक्ट करके चलता हूं तब। बट इस सरफेस के से टच होने के बाद, इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में आने के बाद एक ऐसी फोर्स जनरेट हुई है जो कि इसके मोशन को हमेशा अपोज करने की कोशिश करती है। ठीक है, इट्स अ काइंड ऑफ इनर्शिया। ठीक है, कि ये हमेशा क्या चाहेगा, ये सरफेस, ये इस सरफेस से कनेक्शन की वजह से ये बॉडी क्या चाहेगी? हमेशा मैं यहाँ स्टेशनरी रहूं, बट मुझे क्या करने से मूव कराना है। तो ये क्या करेगी? इसको अपोज करने के लिए एक फ्रिक्शनल फोर्स लगाती है। तो एक्चुअल में फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्सेस के कारण प्रोड्यूस होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये सरफेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? सरफेस पे। तो बेटा इसके बारे में बात बताएंगे। पहले हम फ्रिक्शनल की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। तो ये बेटा क्या है फ्रिक्शनल की डेफिनेशन? इट इज द कॉन्टैक्ट फोर्स which resists, it is the contact force which resists the relative motion between two surfaces, two connected surfaces लिखे। कनेक्टेड मीन्स टच रहेंगे। ठीक है, कनेक्टेड का ये नहीं कि तार से कनेक्ट कर दिया। ठीक, two connected surfaces।
तो बेटा फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा जिस इसके रिस्पेक्ट में इसकी बात करूं या इसके रिस्पेक्ट में इसकी बात करूं, रिलेटिव मोशन जहां पे भी होगा उसको हमेशा रेजिस्ट करने के लिए एक नेचर क्या करती है, सरफेस पे एक फोर्स लगाती है और उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। ठीक, तो इट इज द कांटेक्ट फोर्स विच रेजिस्ट द रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू कनेक्टेड सरफेसेस। ठीक, तो बेटा एक चीज और है, हमें क्या मालूम है कि अगर किसी पे मास रहता है और उसके नीचे mg लगेगा तो ये क्या करेगा, जस्ट इसके ऊपर एक क्या लगाएगा, नॉर्मल फोर्स लगाएगा नॉर्मल फोर्स। ठीक है, और इसी नॉर्मल फोर्स को हम कैसे दिखाते हैं, यहां ऊपर दिखाते हैं। क्लियर है बेटा? अब एक बात बताइए कि नॉर्मल फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स भी कांटेक्ट फोर्स है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सवाल तो यही पहला आता है ना कि इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। तो बेटा डिफरेंस सिंपली सा ये है कि फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स बोथ आर कांटेक्ट फोर्सेस, बट ये होती है क्या, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। कांटेक्ट फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट नॉर्मल फोर्स देता है और टेंजेंशियल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें क्या देगा, फ्रिक्शनल फोर्स देगा। ठीक है, यही बस इतना सही डिफरेंस है। मींस अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या है, नॉर्मल फोर्स आर द परपेंडिकुलर कंपोनेंट of the contact force, whereas frictional forces are the component of tangential component of, ये लिखिए, forces are the tangential component of the contact force। और टेंजेंशियल भी हो सकते हैं और हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं। ठीक है बेटा, और द कॉन्टैक्ट फोर्सेस, क्योंकि ये दो सरफेसेस के बीच में लगेंगी और दो सरफेसेस के बीच में लगेंगी तो जाहिर सी बात है ये हमेशा हॉरिजॉन्टली रहना है और कॉन्टैक्ट फोर्स की वजह से ही नॉर्मल फोर्स लगता है। अगर बेटा ये सरफेस ना होता तो नॉर्मल फोर्स नहीं लगता इस पे। ठीक है, सरफेस के कारण नॉर्मल फोर्स लगा, तो इस वजह से क्या हुआ, हमने क्या लिखा कि जो नॉर्मल फोर्स होती है वो कांटेक्ट फोर्स की परपेंडिकुलर कंपोनेंट होती है और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होती है वो हमारी होती है फ्रिक्शनल फोर्स। क्लियर? चलिए अब बेटा बात करते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स, जो फ्रिक्शन है वो एक्चुअल में आया कैसे वो सब बताते ही हैं, और कितने टाइप से, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, जो हमने नोट बनाए उसमें लिखे, मगर किताबों को पढ़ने के बाद मालूम पड़ता है कि जनरली जो होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, मेरे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं, अगर टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करूं तो फ्रिक्शन 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, 3 तरीके के फ्रिक्शन होते हैं बेटा। पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। दूसरा होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बेटे मैकेनिक्स बेसिस पे बोला जा रहा है, वैसे फ्रिक्शन 2 तरीके के होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, तो ये जो काइंड्स हम लोगों को पॉइंट जो मैं बता रहा हूं, ये एक्सटर्नल फ्रिक्शन क्या है। ठीक है बेटा, एक्सटर्नल फ्रिक्शन का मतलब ये है कि 2 बॉडी है, ठीक है, और उन दो बॉडी को क्या किया गया है, उनको रिलेटिव मोशन दिया गया है, तो उसके कारण जो फ्रिक्शन आए वो है ये, उन्हीं 2 बॉडी के सरफेसेस की जो लेयर, जो सरफेसेस होते हैं उसके कांटेक्ट ऑफ पॉइंट के बेसिस पर अगर रिलेटिव मोशन हो रहा है तो जो फ्रिक्शन जनरेट हुई हम उसकी बात करें वो एक्सटर्नल फ्रिक्शन होते हैं। बट जैसे पानी हुआ तो उनकी 2 लेयर के बीच में फ्रिक्शन होती है। ठीक है, तो उसको विस्कोसिटी बोलते हैं। ठीक, तो वही जो विस्कोसिटी, जो लेयर की फ्रिक्शन होती है, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर हम जाते हैं तो उस फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, इंटरनल फ्रिक्शन।
तो ये एक्चुअल में लिखा मैंने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है, मगर ये अगर आप जानना चाहो तो ये लिख सकते हो टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फ्रिक्शन। ठीक है, जो हम लोग मैकेनिक्स से पढ़ेंगे न्यूटन लॉ में वो है एक्सटर्नल फ्रिक्शन। ठीक है, इंटरनल की भी बात नहीं कर रहे हैं। तो बेटा क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, और एक होगा रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक बेटा, इसके लॉज भी हैं, तो यहीं पे मैं सब चीज समझा दूंगा। इसी को स्लाइडिंग फ्रिक्शन को मैं काइनेटिक फ्रिक्शन भी बोलता हूं। ठीक है, अब बेटा एक एक करके इसको स्टडी करते हैं। फिर पहले स्टैटिक फ्रिक्शन की अगर मैं बात करूं, ये कोई सरफेस है, यहां पे मास रखा गया है। ठीक है, मास करीब 100 kg का मान लो। ठीक है, अब इस सरफेस पे रखा गया है, मैं इसको फोर्स लगाता जा रहा हूं। क्या कर रहा हूं, इस पे फोर्स लगाता जा रहा हूं, बट ये मूव नहीं कर रहा है। और करीब मैंने पहले इस पे 10 न्यूटन लगाया, नहीं मूव किया, 20 न्यूटन लगाया, नहीं मूव किया, 30 न्यूटन लगाया, नहीं मूव किया। जैसे मैंने इस पे 999 न्यूटन लगाया तो भी नहीं मूव किया, पर जैसे मैंने इस पे 1000 न्यूटन लगाया तो ये मूव करने लगा। तो बेटा एक 99 तक क्या हुआ, ये बॉडी अपने स्टेट को क्या कर रही है, रिटेन करने की कोशिश कर रही है। ठीक, तो बेटा मोशन तो नहीं हो रहा है, बट मैं जो फोर्स लगा रहा हूं वो फोर्स कहां जा रहा है, वो फोर्स जो है फ्रिक्शनल फोर्स को क्या कर रहा है, एक दूसरे से कैंसिल आउट कर दे रहा है, जिसकी वजह से इस पर रिजल्टेंट फोर्स कैसा लग रहा है, जीरो लग रहा है। और इस जीरो रिजल्टेंट फोर्स के कारण क्या हुआ, ये ऑलरेडी रेस्ट पे है और रिजल्टेंट फोर्स भी क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो इसका बॉडी अभी भी रेस्ट करेगी जब तक कि उस इक्विलिब्रियम कंडीशन को से आगे हम ना निकल जाए, तब तक ये बॉडी एज इट इज रेस्ट करेगी। ठीक, तो स्टैटिक फ्रिक्शन यही होता है कि जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही है बट फ्रिक्शन रोल में है। मीन्स आप ऐसे समझो, बेटा बॉडी मूव नहीं करी, बॉडी इज नॉट येट मूविंग, बट फ्रिक्शन कम्स इनटू द पिक्चर। यहां पे क्या हुआ कि फ्रिक्शन आ रहा है, इस केस में फ्रिक्शन तो रोल प्ले कर रहा है, बट बॉडी मूव नहीं हो रही है। तो ऐसे फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। मीन्स बॉडी रेस्ट पे है बट फ्रिक्शन अभी भी लग रहा है। मीन्स फ्रिक्शन तो हमें दिख रहा है बट बॉडी मूव नहीं कर रही है। तो अगर स्टैटिक लग जाता है, बॉडी मूव ना करे बट फ्रिक्शन है, तो इसका मतलब कैसा होगा, वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया। ठीक, अब बात करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन की। अब बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए, यहां पे एक और चीज बता दूं, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी एक लिमिट होगी मैक्सिमम। ठीक, उस मैक्सिमम लिमिट के बाद क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म हो जाएगा, बॉडी मूव करने लगेगी। और जैसे ही 100,000 न्यूटन पे बॉडी मूव करने लगी, तो अब वो क्या हो गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आ गया। किस कैटेगरी में आ गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मींस अब जो फ्रिक्शन की बात करेंगे वो मोशन की बात करेंगे, क्योंकि अब बॉडी किसमें है, मोशन में है। ठीक है, तो इसकी अगर डेफिनेशन देखी जाएगी तो बेटा क्या करोगे, फ्रिक्शन एक्टेड ऑन मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। बेटा क्लियर शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ठीक है, समझ जाना, काइनेटिक फ्रिक्शन है। ठीक, तो बेटा क्लियर हो गया होगा। हाँ, अब मैं ये बात कर रहा हूं कि बेटा हर इस बॉडी की एक क्या होगी, लिमिट होगी, एक मैक्सिमम लिमिट होगी। उस मैक्सिमम लिमिट के आगे जैसे मैं जाऊंगा तो मुझे स्लाइडिंग फ्रिक्शन मिलेगा। मींस बॉडी जो है स्लाइड करने लगेगी दूसरे बॉडी पे। क्लियर है, मींस बॉडी मूव करने लगेगी। तो बेटा जो मैक्सिमम लिमिट होती है, क्या बोलेंगे, मैक्सिमम लिमिट ऑफ, तो मैं यहां ना लिखते बेटा,
यहाँ ऊपर लिख दे रहा हूं, ठीक है, इसी के उसमें लिख दे रहा हूं, ठीक है। बेटा क्या मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या होगा? इज कॉल्ड एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। बेटा ऐसे फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होगा उसको क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन, मानता हूं ये कि लिमिटिंग फ्रिक्शन है, बट एक्चुअल में लिमिटिंग फ्रिक्शन की अगर और अच्छी डेफिनेशन देखना चाहे तो क्या है कि हम फोर्स लगा रहे 99 न्यूटन, तो क्या है बेटा? ये मूव करने के लिए तैयार है, मूव हुआ नहीं है, ये मूव करने के लिए तैयार है। मींस अगर मैं 99 न्यूटन के बाद इस 1000 को छोड़ के अगर मैं 99.1 न्यूटन भी अगर मैं इसमें दे दूं तो ये क्या करने लगेगा? उससे मूव करने लगेगा। तो बेटा ये पॉइंट पे अब ये स्टार्ट होने वाली है मोशन में, तो वो जो पॉइंट होता है, वो जो फ्रिक्शनल फोर्स इसके अगेंस्ट में लग रही होगी, वही फ्रिक्शन क्या कहलाती है? हमारी लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। मीन्स आप ये कह सकते हो वर्ज ऑफ स्लिपिंग, मीन्स फ्रिक्शन एट वर्ज ऑफ स्लिपिंग इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। मीन्स वो स्लिप करने ही वाली है, अभी करी नहीं है, करने ही वाली है, तो उसको कहते हैं वर्ज ऑफ स्लिपिंग। क्या वर्ड देते हैं? और इसको मैं लिखती हूं बेटा, इस डायग्राम को मिटा दो। अच्छा ये लिख लिया तो बेटा इसी पे ही आप और लिख लेना, ठीक है। इसको थोड़ी जगह की कमी पड़ जा रही है, तो क्या लिख सकते हो बेटा? फ्रिक्शन एट वर्ज ऑफ स्लिपिंग is called as static limiting friction। ये भी एक डेफिनेशन बन सकती है कि बेटा मूव होने वाला है, अभी मूव किया नहीं, मूव होने वाला है, अगर इसमें मैंने थोड़ा सा और अगर दे दिया तो वो हमारा क्या कहलाएगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आ जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की जो होती है वही हमारी क्या कहलाती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। या मैक्सिमम भी बोल सकते हो। अब बेटा बात आती है इस पे, यहां पे मैं फिगर बना देता हूं। यहां पे जो ऑब्जेक्ट है अब वो मूव करने लग गया, क्या करने लग गया? अब मूव करने लग गया कुछ वेलोसिटी से समथिंग, ठीक है। अब बात आती है रोलिंग फ्रिक्शन की। बेटा यहां पे क्या होगा? स्लाइड करा देते हैं यहां पर। अब स्लाइड ना करा के बॉडी क्या कर रही होगी? रोल कर रही होगी, ठीक है। तो अब बॉडी रोल करेगी, इसका मतलब क्या हुआ? तो सर्कुलर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जिसकी रेडियस आर होगी, इसकी एमजी यहां लगेगा। अब फोर्स कनेक्टेड है तो हमें मालूम है फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा हॉरिजॉन्टल लगेगी, ठीक है। और अगर यहां कनेक्टेड है तो इसका मतलब नॉर्मल फोर्स ऊपर भी लगेगी, ठीक है। और करीब किसी फोर्स से ये आगे मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो बेटा रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि बॉडी क्या करती है? सरफेस पे रोल करती है, और उसकी वजह से जो फ्रिक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? रोलिंग फ्रिक्शन। क्लियर है? friction due to rolling of body onto the other surface is called rolling friction। बेटा देख लेना, मैं बोल दे रहा हूं अगर नहीं देखे किसी को, ठीक है। तो बेटा ये था आपका फ्रिक्शन कितने तरीके की होती है, कैसे होती है, क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे एक्ट करता है, ये बात होगी हमारे फ्रिक्शन की। अब बेटा इसी को थोड़ा मैथमेटिकल वे में लिख देते हैं, ठीक है, जिससे आप कभी भूले ना। तो ये तो आपकी थ्योरी थी, थोड़ी मैथमेटिक्स में आते हैं। तो बेटा एक्सपेरिमेंटली देखा गया, और एक स्टैटिक्स और काइनेटिक फ्रिक्शन का और स्टैटिक फ्रिक्शन का एक ग्राफ भी है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उस ग्राफ को भी देखना साथ में, ठीक। रोलिंग की बेटा तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नहीं, पर मैं रोलिंग का थोड़ा बहुत आइडिया दे दूंगा। रोलिंग की बात करेंगे सेंटर ऑफ मास में,
ठीक है, रोटेशनल मोशन जब होगा वहां पर बात की जाएगी इसकी। मेन हमारा यही दो रहेंगे पूरे केस में, ठीक। इसकी बात करेंगे, मगर इसके बारे में थोड़ी नॉलेज दे दूं तो बेटा एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया पाया गया, यहां लिख दे रहा हूं पहले, एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट experimentally it is found that external friction is directly proportional to normal force। बेटा किसी बॉडी पे जो नॉर्मल फोर्स लग रही थी ऊपर की साइड, वो उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स जैसे जैसे नॉर्मल फोर्स बढ़ेगी वैसे वैसे उस ऑब्जेक्ट का फ्रिक्शन भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया, ठीक है। और मैं ये कह सकता हूं इट इज एन गुड अप्रोक्सीमेशन, ये गुड अप्रोक्सीमेशन है। रियलिटी है ये कि नहीं है ये हम नहीं बता सकते बेटा, ये अप्रोक्सीमेशन थ्योरी है, ये अप्रोक्सीमेशन मॉडल कह सकते हैं, गुड अप्रोक्सीमेशन मॉडल, ठीक है। क्योंकि बेटा फ्रिक्शन कैसे जनरेट हुआ ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी है मगर हम लोगों को क्या करना है, आसान भाषा में समझना है, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, गुड अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, ठीक है। और उस गुड अप्रोक्सीमेशन मॉडल में क्या है कि जो एक्सटर्नल फ्रिक्शन है वो नॉर्मल के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स एज मास इंक्रीजेस नॉर्मल फोर्स इंक्रीजेस, एज नॉर्मल फोर्स इंक्रीजेस फ्रिक्शनल फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। क्योंकि देखिए मास की वजह से नॉर्मल फोर्स लगी, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ क्या करता है, अगर एक्ट हो रहा है तो उसका रिएक्शन भी होगा। तो वो रिएक्शन क्यों हुआ, क्योंकि सरफेस से कनेक्टेड है, ठीक। तो सरफेस से कनेक्टेड है, अगर जितना ज्यादा mg होगा उतना ही ज्यादा उस पर क्या होगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा। मीन्स जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फ्रिक्शन बढ़ता जाएगा, और मास जैसे बढ़ेगा वैसे ही फ्रिक्शन नॉर्मल फोर्स बढ़ेगी, और नॉर्मल फोर्स बढ़ेगी तो फ्रिक्शन बढ़ेगी, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स। क्लियर है बेटा। तो ये सब लॉज हैं जो मैं आपको बोल रहा हूं, ये सब लॉज हैं, ठीक है। 4 लॉ है फ्रिक्शन में। पहला लॉ यही है, ठीक। दूसरा लॉ यही है कि मास पे डिपेंड करता है। पहला लॉ यह है कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स होता है। दूसरा लॉ क्या है कि मास जैसे जैसे बढ़ाते हैं नॉर्मल फोर्स बढ़ता है, और नॉर्मल फोर्स जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगा बेटा, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ेगा। ये हमारा सेकंड है। फिर तीसरा क्या है कि जो हमारा जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किस पर डिपेंड करता है, तो बेटा ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस पे, ठीक। कितना एरिया कांटेक्ट में इस पे डिपेंड नहीं करता, ये किस पे डिपेंड करता है, नेचर पे। जो दो सरफेस हैं उनके बीच की जो नेचर है वो कैसी है, गीली है, सूखी है, खुरदुरी है, रफनेस है, ड्राई है, वेट है। अगर गीली सरफेस होगी तो स्लिप करेगा बहुत अच्छे से, मतलब फ्रिक्शन कम से कम होगा। अगर सूखी रही तो ज्यादा से ज्यादा, और अगर खुरदुरी रही, रफनेस रही तो फिर क्या होगा, फ्रिक्शन और ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं वो डिपेंड करता है मटेरियल, वो सरफेस कैसी है, जो कॉन्टेक्टेड सरफेस है उसकी नेचर कैसी है। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस, ठीक है बेटा। और चौथा आपका क्या था, ये हो गया, ये हो गया। चौथा कौन सा था, तो चलिए ठीक है, 3 अभी मैंने बता दिया, चौथा देख लीजिएगा बुक में। बट अभी पढ़ाते पढ़ाते मैं भी आ जाएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो बेटा यहां पे मैं एस से डिनोट कर रहा हूं, ठीक है इसको। तो एस एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स डिनोट कर रहा हूं, ठीक है। बट मैंने यहां एक चीज आप देखिए, यहां एक चीज मैंने क्या की है, एक्सटर्नल फोर्स लिखिए। एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट एक्सटर्नल फ्रिक्शन मीन्स एक्सटर्नल फ्रिक्शन में तीनों आ रहे हैं, तो मीन्स तीनों किस पे वो करेंगे, एक्ट करेंगे, नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करेंगे, ठीक। इसको मैं एफ के दे रहा हूं, ये भी नॉर्मल फोर्स पे डिपेंड करेगा। इसको मैं एफ आर दे रहा हूं, ये भी किस पर डिपेंड करेगा बेटा, नॉर्मल पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो चौथा लॉ था वो यही था जो मैं बता के निकल चुका था, वही चौथा लॉ था। वो क्या था, फोर्थ लॉ,
कि जो फ्रिक्शन होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्टेक्ट एरिया होती है। ठीक, कि दो सरफेस कितना एरिया कॉन्टेक्ट करे इससे इंडिपेंडेंट होती है, ये केवल सरफेस के नेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये दो अलग अलग स्टेटमेंट को मैंने एक साथ बोले इसीलिए वो तीन ही बन रहे थे। ठीक है, अभी मैंने जस्ट देखा है। ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन बेटा, काइनेटिक फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन ये एक्सपेरिमेंटली हमें मिले। अब बेटा जब भी हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लाते हैं, इस कांस्टेंट का नाम दिया म्यू एस आर। अभी बताता हूं ये म्यू एस क्या होता है। ठीक है, सब जगह इक्वल चलते हैं जिससे आपको रटना ना पड़े, बट ये पूरा थ्योरेटिकल है, इसमें मैथमेटिक्स बहुत कम है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ज्यादा है, कॉन्सेप्चुअल को ये टॉपिक है। ठीक है, अब यहां पे देखिए बेटा, जो ये म्यू एस है, म्यू के है या म्यू आर है, इनको कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इनको क्या बोलते हैं बेटा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जैसे फ्रिक्शन मटेरियल पे डिपेंड करता है, सरफेस कैसी है, सरफेस के नेचर पे, सॉरी सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है, म्यू एस भी क्या करेगा? सरफेस ऑफ नेचर पे ही डिपेंड करेगा। बेटा ये जो बार बार मैं जोर दे रहा हूं जिन जिन सेंटेंस पे, उन सेंटेंस आप वो सेंटेंस आप लिखिएगा। ठीक है, मैं बोल रहा हूं तो ये नहीं कि बस सुन के निकल जाए, इन्हें लिख लीजिएगा। म्यू एस क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लिखते हैं क्योंकि एस से डिनोट किया तो क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन। बेटा थोड़ा टेढ़ा चला जाता है, नीचे की साइड मुझे थोड़ी दिक्कत होती है लिखने में। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक, म्यू के लिए क्या रहेगा? इसको मैं लिखूंगा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या लिखेंगे बेटा? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक, और उसको क्या लिखेंगे बेटा? कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक, अच्छा इनके बारे में जो है मैं सीधे म्यू लिख दे रहा हूं। म्यू मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, प्रॉपर्टी सेम रहेगी। म्यू क्या है कि बेटा ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, नेचर ऑफ द सरफेसेस। ये सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है। ठीक, जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, या कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, इनको मैं क्या कहता हूं? एक वर्ड दे देता हूं, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, ये किस पे डिपेंड करता है? नेचर ऑफ सरफेस पे। ठीक है, अब दूसरी चीज, ये एकदम प्योर नंबर है। क्या है ये बेटा? प्योर नंबर है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी। अगर प्योर नंबर है तो इसको मैं क्या कह सकता हूं? डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ठीक, इसकी कोई यूनिट नहीं होती बेटा। अगर डायमेंशन है तो उसकी यूनिट तो होने से नहीं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। और मैं क्या बोल सकता हूं इसे? और मैं करके क्या लिख सकता हूं? यूनिट लेस क्वांटिटी। ठीक है, क्या होती है? यूनिट लेस क्वांटिटी। तो ये था आपका कोफिशिएंट फ्रिक्शन और इन सब का। हाँ बेटा, अब एक चीज और बहुत जरूरी जो है, ठीक है, वो ये है, बेटा स्टैटिक फ्रिक्शन में हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा। क्या लगाना पड़ा? ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा। जैसे बॉडी एक बार मूव करने लग गई उसके बाद क्या हल्की फोर्स में भी काम कर सकते हैं। रोलिंग में क्या है कि बहुत इजीली क्या कर सकता हूं, किसी बॉडी को आसानी से रोल कराया जाता है इन कंपैरिजन टू स्लाइडिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ
कि फ्रिक्शन कम है, फ्रिक्शन कम है इसका मतलब नॉर्मल फोर्स कम है। अब नॉर्मल फोर्स कम है तो बेटा म्यू आर क्या है, एफ आर अपॉन एन। म्यू आर कम और क्या लिख सकते हैं, ये तो लिख सकते हैं ना, एफ आर अपॉन एन। जब बेटा ये दोनों कम हो गया तो रोलिंग फ्रिक्शन क्या हो गया, कम हो गया। यहां पे म्यू से वो क्या हो जाएगा, एफ एस अपॉन आर। बेटा ये मूव ही नहीं कर रहा था, धक्का मारे जा रहे हो मारे जा रहे हो, दीवार में धक्का मारते जाओ, दीवार मूव ही नहीं करेगी, ठीक है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है या ये जो म्यूएस होता है, ये क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। काइनेटिक क्या होता है, अगर एक बार ट्रेन स्टार्ट हो गई तो फिर क्या है, उस पर अगर फोर्स, जैसे आप सिलेंडर को देखते हो, जब आप लास्ट साइड मारते हैं क्या होता है, एक बार सिलेंडर अगर मोशन में आ गया फिर उसके बाद ज्यादा फोर्स भी नहीं लगाना पड़ता, वो अपने आप रोल करता चला जाता है। तो ऐसे अगर कोई चीज मोशन में आ जाती है, क्या कोई चीज अगर मोशन में आ जाती है उस पर कम फोर्स भी लगाओगे तो भी क्या होगा, हमारा काम बन जाता है, ठीक है। वो स्लाइडिंग ही रहेगा, वो कुछ वेलोसिटी पाके वो क्या करेगा, आगे मूव करने की कोशिश ही करेगा। तो बेटा म्यू के को हमें क्या लिख सकता हूं, एफ के अपॉन आर। तो बेटा सबसे कम क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन, उससे कम क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, और सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो बेटा इनको कंबाइन करके एक रिलेशन बनाया गया, वो रिलेशन एक बार दो बार हो तो चलो ठीक है, तीन तीन चार चार बार पूछेगा यहाँ। वो रिलेशन बेटा क्या है, वो ये है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन स्टैटिक का होता है वो सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद काइनेटिक्स का आता है, और सबसे कम किसका होता है, रोलिंग का। क्योंकि रोलिंग में मोशन बहुत इजीली कर सकते हैं, कम फ्रिक्शन में रोलिंग हो सकती है, और स्टैटिक में स्लाइडिंग में क्या होती है, मेहनत लगती है, ठीक है। तो ये एक रिलेशन मिलता है, ठीक। अब ये तो बात होगी रिलेशन की और इन सब की। अब इस रोलिंग, देखिए रोलिंग का बस इतना ही काम था। अब इस रोलिंग को इस पिक्चर से हटाते हैं, बात काम करना हमें केवल स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन पे, ठीक है। तो रोलिंग फ्रिक्शन का काम को हम हटाते हैं, ठीक। अब यहां पे बनाएंगे ग्राफ, ठीक है, और ग्राफ के बेसिस पे समझेंगे कि एक्चुअल में चीजें हो कैसे रही हैं। फिर एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि नॉर्मल फोर्स से क्या होती है, ये फ्रिक्शन दिखा रहा है, एक मिनट मुझे चेक कर लेने दीजिए, फ्रिक्शन और फोर्स अप्लाइड है, ठीक है, यहां पे फोर्स अप्लाइड है। बेटा अब रोलिंग की बात नहीं करेंगे, सिंपली स्टैटिक और स्लाइडिंग की बात करेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन की बात करेंगे सेंटर ऑफ मास में, ठीक है। तो देखिए अब फोर्स और फ्रिक्शन के बीच हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है। अब मैंने क्या बोला था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये नॉर्मल फोर्स पर रिएक्ट कर रहा है, ठीक। जैसे जैसे मैं फोर्स को इंक्रीज करता जाऊंगा तो कभी ना कभी तो एक ऐसा समय आएगा जहां पर क्या होगा कि बॉडी मूव करने के आसपास होगी, ठीक है, जिसे हमको क्या बोलते हैं, वर्ज ऑफ स्लीपिंग। क्या बोलते हैं, स्लीपिंग, सोने वाला मत समझ लेना बेटा, वर्ज ऑफ स्लीपिंग, फिसलना, ठीक। अब उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे फोर्स बढ़ाते ही रहना पड़ेगा। अब जैसे जैसे मैं फोर्स बढ़ाऊंगा, जैसे जैसे मैं अप्लाइड फोर्स बढ़ाऊंगा, वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, बढ़ता जाएगा। मींस एज फोर्स अप्लाइड इंक्रीजेस स्टैटिक फोर्स आल्सो इंक्रीजेस, मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बेटा इसकी सीधे क्या करेंगे, आगे बढ़ती जाएगी, ठीक। एक पॉइंट आएगा, क्या आएगा बेटा, एक पॉइंट आएगा, इस पॉइंट को मैंने ये बोल दिया, जहां से अगर मैंने थोड़ा सा भी और फोर्स अप्लाइड आगे किया तो बॉडी क्या करने लगेगी, मूव करने लगेगी, ठीक है। अब मूव करेगी तो बेटा मूव कर रही है, ठीक है, ये ऊपर आर है, नीचे एमजी है, और ना भी लगा एमजी क्योंकि हॉरिजॉन्टल में है। ये कुछ अप्लाइड है, ये कुछ क्या है, अप्लाइड है, और इसके पीछे क्या लग रही है, म्यू के आर। जो रिएक्शन होती है उसी के जस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो बेटा अब मोशन जो हो रहा है वो तो इसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड होगी, ठीक है। बॉडी मूव कर रही है इस समय, मैं इसकी बात कर रहा हूं, यहां तक तो पहुंच गया। अब यहां से थोड़ा सा भी मैंने फोर्स आगे बढ़ाया तो बॉडी मूव करने लगेगी, ठीक। अब बेटा जब ये मूव करने लगेगी
तो अब देखिए जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा इस बॉडी पे, जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो एक्चुअल में क्या होगा, एफ अप्लाइड माइनस म्यू आर। क्या होगा, एफ अप्लाइड माइनस म्यू के लिख दे रहा हूं क्योंकि काइनेटिक है, म्यू आर। ठीक है, ये एफ रिजल्टेंट जो ये फील कर रहा होगा। ठीक है, क्या करोगे बेटा, ये फील कर रहा होगा। तो जो रिजल्टेंट है, ठीक है, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या हो गई, कम हो गई। अब रिजल्टेंट फोर्स कम हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, अब ये थोड़ा नीचे की साइड जाएगा और फिर क्या करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से ऐसे कुछ करेगा। तो ये मेरा एफ के है, ये मेरा एफ एस है, और ये जो मैक्सिमम पॉइंट होता है ये हमारा कहलाता है एफ एल। ठीक, ये क्या कहलाता है हमारा एफ एल। ठीक है, और ये मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड। ठीक, तो इसको मैं देखने में एक बार चेक कर लूं। हाँ ठीक है, और बेटा ये जो हमारा है ये हमारा बना एफ काइनेटिक। अब बेटा देखो जो रिजल्टेंट ये फील कर रहा था वो सिंपली क्या होगा, एफ अप्लाइड माइनस म्यू आर। जितनी अप्लाइड फोर्स थी और जितनी फ्रिक्शन थी उनको माइनस करने के बाद क्या हुआ, इस पे नेट फोर्स तो जितनी अप्लाइड की उतनी नहीं हो रही है, ये फील उतनी नहीं कर रहा है, ये उससे कम ही फील कर रहा है। ठीक है, ये बात तो इतनी तो बात क्लियर हो गई आपको। अब बेटा एक बात बताओ, तो ये क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन से मूव कर रहा होगा। ठीक है, क्या कर रहा होगा, एक्सेलरेटेड मोशन से वो क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस चेंज हो सकता है। अप्लाइड फोर्स को बढ़ाता जाऊंगा तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेंज होता जाएगा, जिसकी वजह से रिजल्टेंट फोर्स चेंज होता रहेगा। और अगर रिजल्टेंट फोर्स चेंज हो रहा है इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेशन में है। क्यों, क्योंकि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा बेटा तो फोर्स क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता तो क्या होता बेटा, एफ इक्वल टू हम लोग क्या करते हैं, एम डीवी अपॉन डी टी। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती तो क्या होता, ये पूरा यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो बेटा v कांस्टेंट होता, तो f हमारा क्या हो जाता, 0 हो जाता। ठीक है, रिजल्टेंट। तो अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं कि अभी एक्सेलरेट हो रही है बॉडी। ठीक, अब मैंने क्या किया कि मैं उसको इतनी फोर्स दे रहा हूं, अब ये क्या कर रहे हैं, ये एफ अप्लाइड, क्योंकि बेटा एफ अप्लाइड क्या होगा, इससे ज्यादा होगा तभी रिजल्टेंट फोर्स पॉजिटिव होगी, और जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में क्या कर रही होगी बॉडी, अब मूव कर रही होगी। अब बेटा क्या होगा, एक्सेलरेशन आया। अब जब एक्सेलरेशन आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, बॉडी उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रही है। अब उस आदमी ने क्या किया, अपनी अप्लाइड फोर्स को कम करके इसके बराबर कर लिया। क्या बेटा, अब स्टैटिक का काम खत्म हो गया, यहां पे अब स्लाइडिंग की बात करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं हटा दे रहा हूं, आपको थोड़ा क्लियरिटी दें। अब मैं बेटा क्या कह रहा हूं कि अब इसने क्या किया, एफ अप्लाइड को क्या किया, जो फोर्स अप्लाइड थे उसको डिक्रीज किया। और कब तक डिक्रीज किया, जब तक एफ अप्लाइड किसके बराबर हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स के। तब तक उसने बॉडी मूव कर रही है, अब इसने फोर्स को अपने क्या कर दिया, कम कर लिया। कितना कम किया कि जो अप्लाइड फोर्स है और जो म्यू आ रहा है ये दोनों एक दूसरे क्या आ जाए, इक्वल हो जाए। बेटा उस समय जो एफ रिजल्टेंट होगा वो बेटा क्या होगा, एफ रिजल्टेंट 0। ये दोनों अगर सेम हो गए तो एफ रिजल्टेंट क्या होगा, मेरा 0 हो गया। तो बेटा अब एफ रिजल्टेंट 0 हो गया, इससे आप क्या समझ रहे हो कि उसने अपनी स्पीड इतनी डिक्रीज करती कि जितनी फ्रिक्शन लग रही है सरफेस पे अब वो इतना ही फोर्स दे रहा है। ठीक है, अब बेटा रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया। बेटा इसको मैं क्या लिखता हूं, एम डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। ठीक, यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 0। बेटा किसी चीज का डिफरेंशिएशन 0 तभी होगा जब ये क्वांटिटी कांस्टेंट हो। इट इंप्लाइज v हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ, अगर उसने पहले बॉडी को मूव करा के एक्सेलरेशन दिया, अब उसने अपनी फोर्स को कम करके फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर कर दिया, तो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। क्लियर है,
वेलोसिटी जो है कांस्टेंट, जो बॉडी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहेगी। कब? जब एफ अप्लाइड और फ्रिक्शनल फोर्स दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए। क्लियर है? अब देखिए मैथमेटिकली मैंने प्रूफ भी कर दिया है, और आप ये ऐसे भी समझ सकते हो कि सिलेंडर चल रहा है, ठीक है, तो सिलेंडर में पहला लात मारोगे तो बहुत धीरे चलेगा, बट सिलेंडर अगर मोशन में रहे तो उसमें क्या है, बस उतनी लात मारने की जिससे में वो रुके ना, ठीक है, तो अपने आप क्या करता है, मोशन करता रहेगा। ठीक है, जो लोग सिलेंडर लेके आते हैं उन्हें मालूम होगा, ठीक है, हमें तो बहुत एक्सपीरियंस है इनका मामला में। तो बेटा ये तो आपको मालूम पड़ गया। अब बात करते हैं क्या कि ये एफ अप्लाइड हटा दी जाए। क्या कर दी जाए? एफ अप्लाइड हटा दिया, मैं जो हम एक्सटर्नल फोर्स लगा तो उसे हटा दिया जाए, तो फ्रिक्शन केवल एक्ट करेगा उस बॉडी पे और बाकी कोई चीज एक्ट नहीं करेगी। अच्छा, फ्रिक्शन एक्ट करेगा तो बेटा क्या है, एफ अप्लाइड को अगर मैं 0 कर दूंगा तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या होगी, नेगेटिव आएगी, नेगेटिव ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं, क्या होगी बेटा, निगेटिव ऑफ व्हेन एफ अप्लाइड क्या कर दी जाए बेटा, 0 कर दी जाए। अगर एफ अप्लाइड 0 कर दी गई तो अब जो रिजल्टेंट होगा वो सिंपली क्या होगा, बेटा मैं बार बार बोल देता हूं कि स्पेलिंग का देख लीजिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। ठीक है, माइनस म्यू के आर, ये जगह एफ अप्लाइड तो 0 हो गया, मीन्स जो रिजल्टेंट है वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। मीन्स अब बॉडी की जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन का मतलब क्या हुआ, अब बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है, और अब बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है तो कुछ समय बाद बॉडी क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। इसका मतलब क्या कि बेटा जब काइनेटिक स्लाइडिंग फ्रिक्शन शुरू होता है तो जो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, एफ अप्लाइड माइनस फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, यहां के केस में क्या था, जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वहां के केस में क्या था कि बॉडी मूव ही नहीं कर पा रही, जितनी अप्लाइड दे रहे हैं, जितनी भी अप्लाइड दे रहे हैं वो एक लिमिट, अब ले सपोज करिए ये जो है 1000 न्यूटन लगा रहा है, तो बेटा मैं यहां पे 3 न्यूटन दूंगा तो भी ये मूव नहीं करेगा, इसको 99 न्यूटन भी दूंगा तो भी ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए एज फोर्स अप्लाइड इंक्रीजेस स्टैटिक फोर्सेस इंक्रीजेस लीनियरली, मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक मैक्सिमम टाइम के बाद ये मूव करना शुरू होगा और वो क्या होगा, 100 न्यूटन पे, मींस 1000 न्यूटन पे ये क्या होगा, एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। मींस ये जो वैल्यू होगी ये आपकी कहलाएगी लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू। क्या कहलाएगी बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू। मींस अब बॉडी चलने के लिए तैयार है, 100,000 न्यूटन दिया, 1000 न्यूटन दिया, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। मींस अगर मैंने 1000.1 न्यूटन भी अगर इसको दे दिया तो अब बॉडी क्या करेगी, इसको ओवरकम करेगी और 0.01 न्यूटन से क्या करने लगेगी, मूव करने लगेगी। ठीक है, और एक बार अगर मोशन में आ जाते हैं तो फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स ये कैसा फील करेगा, कम से कम फील करेगा। देखिए यहां पे मैं कितना भी फोर्स अप्लाइड कर रहा हूं, कितनी भी फोर्स अप्लाइड कर रहा हूं, तो जितने कर रहा हूं उतनी फील कर रहा है, बट बॉडी मूव नहीं कर पा रही। बट मैंने अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा वैल्यू दे दी तो अब अगर मैंने इसको लेस सपोज कीजिए 100,000.1 दे दी तो अब क्या होगा, अप्लाइड फोर्स 1000.1 माइनस 1000 तो बचेगा क्या, 0.1 न्यूटन। तो बेटा अब ये कैसा फील करेगा, फोर्स 0.1 न्यूटन फील करेगा। मीन्स जब तक मूव नहीं करे तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम जा रहा था, पर जैसे ही काइनेटिक एनर्जी आई तो मतलब जो अप्लाइड फोर्स है उसमें से आप फ्रिक्शनल फोर्स को घटाएंगे तो अप्लाइड फोर्स की रिजल्टेंट कम हो जाती है। इस कारण जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो क्या होती है, अब कम हो जाएगी। इसीलिए जो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन से क्या होती है, कम होती है। कोई बॉडी मूव कर रही होगी तो उसको मूव कराना और आसान है, पर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट से उसे मोशन में लाने में ज्यादा वर्क करना पड़ता है या ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स यूज होने के कारण क्या होता है, ज्यादा हमें अप्लाइड फोर्स देना पड़ता है। तो बेटा ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट और ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ग्राफ। ठीक है, ये दोनों चीज मैंने एक्सप्लेन कर दी है। ठीक, बचा क्या है,
चलिए कुछ मैथमेटिकल हैं उनको देख लीजिए। अब सिर्फ मैथमेटिक्स है, कॉन्सेप्ट बेटा बस इतना ही था, ठीक है। बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं। अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करते तो एक बात समझिए, फिर से वही सरफेस, और हमारे पास कोई काम ही नहीं है हॉरिजॉन्टल सरफेस लेने के अलावा। बेटा यहां पे क्या है, पहले मैं एक बार फिगर बना लूं, mg, ठीक। बेटा इसके कारण क्या होगा, मास है तो कुछ mg नीचे लग रहा होगा, क्योंकि मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल सरफेस तो सिंपली हम नॉर्मल दिखाते हैं, ठीक बेटा। अब नॉर्मल है, बॉडी अगर इधर मूव कर रही होगी तो फ्रिक्शन कुछ इधर लगेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। या स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम, या स्टैटिक फ्रिक्शन ना करके फ्रिक्शन ऑफ काइनेटिक कर दो, ठीक है। तो जो भी लिखना चाहो, ठीक है। तो बेटा अब एक फोर्स रिजल्टेंट नॉर्मल फोर्स है, एक है काइनेटिक फोर्स, ठीक है। तो बेटा इन दोनों के बीच रिजल्टेंट फोर्स आएगी, इसको मैंने एस नाम दे दिया, ठीक है। तो बेटा जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात करते हैं वो सिंपली क्या होती है कि रिजल्टेंट और नॉर्मल फोर्स के बीच के एंगल को रिफ्लेक्ट, वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोला जाता है। याद रखिएगा, यहां से एंगल मत यूज करिएगा, मैंने बोला नॉर्मल फोर्स और रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल होता है वही एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है। तो मैं लिख दे रहा हूं, एंगल बिटवीन द resultant force of angle between the resultant force of frictional force, angle between the resultant force of frictional force and normal force बेटा यहाँ है एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स है, बट किसका रिजल्टेंट फोर्स है, फ्रिक्शनल और नॉर्मल फोर्स का रिजल्टेंट फोर्स है, ठीक है। तो एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल फोर्स एंड नॉर्मल, एंगल मेक्स बिटवीन द, ऐसे लिखे, एंगल मेक्स बिटवीन द resultant force of frictional force and normal to normal force, ठीक है। इसी को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। बेटा थोड़ा सेंटेंस इधर उधर आपको लग सकता है, क्यों, क्योंकि अगर मैं रिजल्टेंट की बात करता हूं, अगर मैं कभी भी रिजल्टेंट फोर्स की बात करूंगा तो रिजल्टेंट फोर्स किसके कारण बना होगा, फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल फोर्स के कारण बना होगा। मैं उस रिजल्टेंट फोर्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये नहीं कि कोई जितनी फोर्स सबका रिजल्टेंट निकाल कर रख दे, नहीं, सिंपली फ्रिक्शनल फोर्स और रिजल्ट नॉर्मल फोर्स का रिजल्टेंट जो होगा, ठीक है, उसका एंगल, देखिए रिजल्टेंट सॉरी नॉर्मल फोर्स और जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसके बीच का जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट हमेशा बीच में रहेगा, तो जो रिजल्टेंट होगा उसके और नॉर्मल फोर्स के बीच का जो एंगल होगा वो हमारा कहलाएगा लैम्डा, ठीक है। तो ये है एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। याद रखिएगा नॉर्मल से एंगल बनाना चाहिए रिजल्टेंट का, ये नहीं कि यहां से फ्रिक्शनल फोर्स बना दिया, ठीक है। हमेशा जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन रहेगा वो नॉर्मल से बनेगा, मैं बार बार कह रहा हूं नॉर्मल से बनेगा, ठीक। बेटा वीडियो कुछ ज्यादा लंबी हो गई है, ऐसा करते हैं अब अगले लेक्चर में इसकी मैथमेटिकल और इसका एप्लीकेशन का एक साथ बना देंगे, ठीक है, जिसमें आपका क्या रहेगा बता देता हूं कि अगले लेक्चर में क्या रहेगा, ठीक, जिसका आपको आइडिया है। अगले लेक्चर में रहेगा कि अगर रोड मुड़ती है
और अगर कोई कार वाला है, मजे से घूम रहा है, ठीक है, तो वो कितना मैक्सिमम वेलोसिटी फाइंड आउट कर ले कि वो उसकी कार स्किड ना हो, ठीक है, तो इसको कहते हैं बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है, क्या कहते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। और एक होता है कि आपने न्यू ब्रिज अगर गए होंगे तो मालूम होगा कि थोड़ी रोड टेढ़ी टिल्ट बनाई जाती है, ठीक है, इसे लेवलिंग ऑफ रोड बोलते हैं, इसे बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं, बेटा ये याद रखना, इसे लेवलिंग ऑफ रोड बोलेंगे और इसे बैंकिंग ऑफ रोड बोलेंगे, ठीक है, शायद इधर उधर भी हो सकता है, ठीक, जब अगला लेक्चर बनाऊंगा तो बताऊंगा। तो बेटा अब यहां पे भी ऐसा रहता है कि कुछ कर्व पे क्या रहती है, बॉडी मूव करती रहती है, तो स्किड ना करे, इसलिए हम बैंक इसलिए बनाते हैं क्योंकि फ्रिक्शन हम कम से कम बनाए, क्योंकि ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा तो टायर फटने का डर रहता है, ठीक है, अगर फ्रिक्शन एकदम ही कम हो गया तो जो हमारी व्हीकल होती है वो क्या होती है, स्किड करने के चांसेस रहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे, एंगल ऑफ फ्रिक्शन की मैथमेटिकल डेफिनेशन देखेंगे, मैथमेटिक्स क्या है, एंगल ऑफ रिपोज की बात करेंगे, और इसी के साथ आपका पूरा न्यूटन लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, ओके बेटा।